गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से नदी के कार्य और नदी के क्या क्या कार्य हैं, नदी अपना कार्य कितने प्रकार के कार्य हैं और नदी से निर्मित कुछ अपन बातें करेंगे जो नदी का मुहाना है, नदी से संबंधित शब्दावली के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं नदी से संबंधित जो शब्दावली। एक होता है उद्गम स्थान होता है या स्रोत होता है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई गंगा नदी है या सिंधु नदी है या हिमालय नदी है, यानी इनका उद्गम कहाँ से होता है, यानी जहाँ से ये नदी निकलती है वो इनका स्रोत या उद्गम स्थान कहलाता है। जैसे अपन कहते हैं गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तो जो गंगोत्री हिमनद है ना, ये नदी का स्रोत है, वहाँ से इसको पानी मिलता है, या जो बर्फ है वहाँ से पिघलकर जो ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ये इनका स्रोत हो गया, उद्गम स्थान हो गया गंगोत्री। तो जहाँ से गंगा नदी निकलती है वो तो हो गया स्रोत या उद्गम स्थान। और जहाँ पे आके समापन होता है, समापन जहाँ पे ये नदी गिरती है, जैसे अरब सागर में गिरती है, जैसे कोई नदी हिंद महासागर में गिरती है, कोई अरब की बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो जहाँ पे नदी गिरती हो तो वो जो समापन वाला स्थान होता है उसे मुख या मुहाना कहते हैं। कभी कभी अपन ऐसे सोच लेते हैं कि नदी का मुख कहाँ पे है, ऐसे नहीं कि जहाँ पे नदी उद्गम हो रही है वो मुख नहीं है। मुख या मुहाना है एंडिंग पॉइंट नदी का, जहाँ पे नदी जाके गिरती है। जैसे आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी का जो मुख या मुहाना या जो समापन है वो आपका अरब सागर है, क्योंकि ये नदी अरब सागर में गिरती है। तो मुख मुहाना ये क्या है, समापन पॉइंट, या अपन कह सकते हैं नदी कहाँ गिरती है लास्ट में, अंतिम अवस्था में, तो वो आपका मुख कहलाएगा। एक होता है जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है, जैसे कोई नदी अपने रास्ते से अफवाह बेसिन से चल रही हो, लेकिन उसके बीच में कोई उभार वाला स्थान होगा, ऐसे कोई उभार वाला स्थान, तो नदी एक इधर से हो गुजरेगी और एक इधर, यानी बीच में जैसे मान लो ये उभरा हुआ स्थान आ गए तो नदी का आधा पानी इधर और आधा पानी इधर। जैसे ये नदी ये चल रही है, ये नदी चल रही है, यहाँ पे कोई उभार वाला स्थान आ गया तो नदी का आधा पानी इधर चला जाएगा और आधा पानी इधर चला जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये इसे कहते हैं जल विभाजक का कार्य। कुछ पठार होते हैं, कुछ पर्वत इलाके होते हैं, कुछ पहाड़ियाँ होती हैं जो जल विभाजक के रूप में काम करती है। तो आधा पानी इधर और आधा पानी इधर, ये जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। एक होता है घाटी। जैसे ये नदी इस दो पर्वतों के मध्य चलती है, तो ये पर्वतों के मध्य का जो स्थान है ना, इसको क्या करती है, गहरा करती जाती है, तो ये वी आकार की, यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। तो मुख्य रूप से वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि दो पर्वतों के बीच में नदी निरंतर चलती रहती है, कई वर्षों तक चलती रहती है। या कोई नदी ऐसी भी है जो सदाबहार यानी 12 महीने चलती है, तो वो उसकी घाटी को धीरे धीरे वहाँ की चट्टानों को काटती हुई वहाँ पे लंबोत अपर्दन करेगी और वहाँ पे घाटी नुमा संरचना का निर्माण करेगी। तो ये होती है घाटी। एक होता है अफवाह बेसिन। जैसे ये कोई नदी चल रही है, ये नदी चल रही है, इसकी अन्य सहायक नदियाँ इधर से होकर चल रही है, ये भी अपनी सहायक नदियाँ, यानी मुख्य नदी की जो अन्य सहायक नदियाँ हैं वो आकर जहाँ पे मिलती हैं, तो जो मुख्य नदी और जो सहायक नदियों का जो पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, अफवाह बेसिन या अफवाह क्षेत्र कहते हैं। तो ये नदी का अफवाह बेसिन या नदी का अफवाह क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा जहाँ पे मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो क्षेत्र है ना, वो अफवाह बेसिन या अफवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गई आपकी नदी से संबंधित जो शब्दावली थी। अब अपन बात करते हैं नदी के कार्य, और नदी के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। तो आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पवन के भी 3 कार्य थे, एक अपवान था, एक आपका वातगर्त वाला था और एक आपका निक्षेपण वाला था। और पवन के बाद में नदी के भी 3 कार्य है। नदी के 3 कार्य कौन से, एक अपर्दन है, एक परिवहन है और एक निक्षेपण है। वहां पे तो 2 अपवान थे, एक अपघर्षण था, अपवान था और निक्षेपण था। लेकिन यहां पे देखो, आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको यह ध्यान रखना, नदी किसकी है, अपनी है। नदी किसकी, अपनी। अपघर्षण अपर्दन हो गया और परिवहन हो गया और निक्षेपण हो गया। तो नदी किसकी है, अपनी है। अपन कहते हैं ना अपनी चीज, ये चीज, ये पेन मेरा है, अपना है, ये पेन मेरा अपना है। तो अपनी का मतलब अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। नदी क्या है, अपनी है, तो नदी तो सीधा सीधा याद रह गए 3। अब अपनी में भी आपको अलग अलग ध्यान रखना। जैसे देखो, अब अपर्दन किस किस कारण से होता है, जैसे घर्षण या अपघर्षण, यानी चट्टानों, नदी जब नदी का पानी चलता है तो चट्टानों को घिस देता है या उसको अपर्दन कह देता है, तो वो कहलाता है अपघर्षण। लेकिन नदी जल के साथ में कुछ छोटे छोटे जो चट्टानों के टुकड़े या बड़े टुकड़े जब आपस में रगड़ खाते हैं
पानी के साथ चलते हुए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सन्निकर्षण कहते हैं। तो ये सन्निकर्षण की क्रिया हो गई। अपघर्षण हो गया, सन्निकर्षण हो गया। जल गति क्रिया, जैसे नदी किसी ये इस वाले घाटी क्षेत्र से चल रही हो नदी, इस बार ये इस प्रकार से, अब नदी के पानी के बहाव में गति तेज हो गई, या जब वर्षा ऋतु में नदी का पानी अधिक हो गया तो ये अपने आसपास की जो सतह है ना, इसको तेज गति से, गति का भी प्रभाव पड़ेगा। जब पानी तेज गति से आएगा तो तेज गति से उसका क्या करेगा, नदी अपनी घाटी का अपरदन करेगी। तो उसे अपन क्या कहते हैं, उस कारण भी क्या होता है, नदी का अपरदन होता है। तो जल गति के क्रिया के द्वारा सन्निकर्षण, आपस में रेत के जो मिट्टी के कण हैं पानी के साथ लुढ़कते लुढ़कते करते हैं, और एक ये वाला अपघर्षण यानी अपरदन करता है नदी के द्वारा। तो ये 3 प्रकार का तो अपरदन के कार्य 3 है मुख्य रूप से, अपरदन के कार्य। फिर परिवहन, अब नदी जैसे अपने साथ कणों को किस प्रकार से ले जाती, एक तो कर्षण प्रक्रिया द्वारा यानी लुढ़क कर ले जाती है, उत्परिवर्तन द्वारा उछलते उछलते नदी के पानी के साथ उछलते उछलते जो चट्टानों के कण है जाते हैं, एक लटकन प्रक्रिया द्वारा, जैसे ये नदी का पानी चल रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसे कण तो आपको लटकते हुए नजर आएंगे, तो उस प्रक्रिया द्वारा भी कणों का क्या होता है, वो भी अपरदन परिवहन होता है। एक जो बड़ी चट्टान है वो गुलकर नदी के पानी के साथ बह जाएगी। तो इस प्रकार से कर्षण, उत्परिवर्तन, लटकन और गुलकर, ये क्या कहलाते हैं, परिवहन द्वारा। नदी यानी बहाने, एक नदी अपरदन के बाद में किन कारकों द्वारा परिवहन करेगी, यानी जो निक्षेप है या जो जमाव है, जो अपरदन हुआ है, उन कणों को किस प्रकार ले जाएगी। तो कर्षण, उत्परिवर्तन, लटकन और गुलन प्रक्रिया, इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा क्या करता है, परिवहन का कार्य होता है नदी के। और फिर होता है सबसे लास्ट में एक कार्य होता है निक्षेपण, यानी जो जितने भी जो कण हैं उनका कहीं ना कहीं जाके नदी निक्षेप करेगी। तो ये नदी के 3 कार्य है। नदी किसकी है, अपनी, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अब अपन बात करते हैं, यानी अपवाह तंत्र के आधार पर नदियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। अपवाह तंत्र के आधार पर मुख्य रूप से अपन सरिताओं को, नदियों को 2 भागों में, एक तो होता है क्रमवर्ती नदियां और एक होता है अक्रमवर्ती नदियां। क्रमवर्ती नदियों का मतलब है ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हो, जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, तो इस प्रकार से नदी इस प्रकार से चलती है, ये ढाल के अनुसार चलती है। जो ढाल का अनुसरण करने वाली नदी है उसे अपन क्या कहते हैं, क्रमवर्ती नदियां कहते हैं। और अलग्या, अ का मतलब होता है विपरीत या नकारात्मक, जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हो ऐसी नदियों को अपन अक्रमवर्ती नदियां कहते हैं। क्रमवर्ती का मतलब ढाल का अनुसरण करने वाली, अक्रमवर्ती का मतलब है ढाल का अनुसरण नहीं करने वाली नदियां। अब इनमें भी नदियों के जो प्रकार है, जैसे देखो ढाल का अनुसरण करने वाली कौन कौन सी नदियां हैं या किस प्रकार की नदियां, देखो एक होती है अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती होती है, परवर्ती नदी होती है या नवानुवर्ती नदी होती है। जैसे देखो अब ये कौन कौन सी नदियां होती है, इनको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे ये देखो, ये कोई मुख्य नदी आ रही है, ये कोई मुख्य नदी, मुख्य नदी, और इसी को कहते हैं अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, मुख्य नदी को। अब मुख्य नदी के समकोण पर मिलने वाले, ये कोई समकोण पर मिलने वाले, इसे कहते हैं परवर्ती नदी, कहते हैं परवर्ती नदी कहते हैं, मुख्य नदी के समकोण पर नहीं मिलने वाली। और एक होती है नवानुवर्ती नदी, ये नदी देखो नवानुवर्ती नदी। एक होती है प्रति नवानुवर्ती नदी, तो इसे अपन कहते हैं, यहाँ पे लग जाएगा प्रति, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं, ये देखो अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी का मतलब है ढाल का अनुसरण करने वाली। ये देखो ढाल है, ये इधर से इस प्रकार से ढाल है, तो ढाल का अनुसरण करने वाली नदी को अपन क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, अनुवर्ती नदी कहते हैं। फिर दूसरा हो गया परवर्ती नदी। परवर्ती नदी कौन सी होगी, जो मुख्य नदी की सहायक नदी और उसके समकोण पर मिलती हो। मुख्य नदी की सहायक नदी है लेकिन वो समकोण पर मिलती हो, चाहे बाएं से मिलो चाहे दाएं से मिलो, उसे अपन परवर्ती नदी कहते हैं। ये भी ढाल का अनुसरण कर रही है, अपनी ढाल का अनुसरण कर रही है। फिर तीसरा नवानुवर्ती नदी।
नवानुवर्ती नदी क्या है? मुख्य नदी की सहायक नदी, और सहायक नदी पर मुख्य नदी की दिशा में ही उसके अंदर जाके मिलती है, वो भी ढाल का अनुसरण करती है। देखो, मुख्य नदी अनुवर्ती नदी है और उसकी सहायक दिशा, उसकी सहायक नदी कौन सी? परवर्ती, और परवर्ती में ही मुख्य नदी की दिशा में ही, देखो मुख्य नदी भी इस प्रकार ढाल है तो इस प्रकार से चलती है, तो नवानुवर्ती नदी भी कहते हैं मुख्य नदी की सहायक नदी, परवर्ती नदी और में मिलने वाली लेकिन मुख्य नदी की ढाल का अनुसरण करने वाला। तो देखो, मुख्य नदी भी इस प्रकार से चलती है नीचे की ओर और ये भी नीचे की ओर, लेकिन ये परवर्ती में मिलती है, तो इसे नवानुवर्ती नदी कहता है। अब देखो, एक अपन बात करते हैं, अब ये तो हो गई 3 नदियां, एक होती हैं अक्रमवर्ती नदियां, ऐसी नदियां। देखो, एक होती हैं पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब होता है ऐसी नदी जैसे पूर्व में जिस मार्ग से चलती थी लेकिन वहां कभी भी किसी भी समय में उत्थान हो गया हो, या वहां के जो भौतिक संरचना है, भौगोलिक संरचना, वहां पे किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया हो, लेकिन उस परिवर्तन को नकारते हुए धीरे धीरे उसका क्या कर देगी? अपर्दन कर देगी और अपने पूर्व के मार्ग में वापस चलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की नदी को अपन क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु है, सतलज है, काली है, ब्रह्मपुत्र है। यानी ये कहना नहीं मानती है, ये पहले जैसे देखो, मान लो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे नदी इस प्रकार से चलती थी, सिंधु नदी, ये इस प्रकार से कोई भी नदी, लेकिन इसका उत्थान हो गया, इसको अब काट दिया और फिर वापस इसी मार्ग से चलने लग गई, तो ऐसी नदियों को अपन क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती, यानी आपके पूर्व के मार्ग का ही अनुसरण करने वाली नदियाँ होती हैं, उसे अपन पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अब देखो, ये जो पूर्ववर्ती नदियाँ ना, ये गार्ज और कैनियन बनाती हैं। गार्ज और कैनियन यानी जो ये घाटी बनाती है ना, इसे वी आकार की घाटी, इसे अपन क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। और गार्ज का जो बड़ा रूप होता है ना, अब ये गार्ज ये थोड़ा सा बड़ा और संकरा रूप, यानी गहरा और संकरा रूप, उसे अपन क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। गार्ज के बड़े रूप को जो गहरा हो और संकरा हो, उसे अपन क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। एक होती है आपकी अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित नदी का मतलब भी क्या होता है? ये भी क्या करती है? अपनी ढाल का अनुसरण नहीं करती है। जैसे नदी कहीं चल रही हो, उसकी ऊपरी परत का अपर्दन कर देगी, फिर निचली परत का अपर्दन कर देगी, फिर और उसकी निचली परत का, तो अध्यारोपित नदी भी अपने पूर्व के मार्ग के अनुसार ही चलती है। लेकिन ये भी नदी क्या होती है? जैसे इस नदी के जो अपर्दन होगा तो वहाँ के भौतिक संरचना में, वहाँ पे जो चट्टानें हैं उनकी संरचना डिफरेंट होगी, यानी भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि पहले किसी समय में ये कोई चट्टान थी, इसका अपर्दन कर दिया, फिर इसका उत्थान हो गया वापस, फिर इसका वापस अपर्दन कर दिया, तो यहाँ पर भौतिक दृष्टि से यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी, जहाँ पर कोमल चट्टान और कठोर चट्टानों का क्या हो रहा? धीरे धीरे अपर्दन हो रहा। तो आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से नदी की भौगोलिक शब्दावली के बारे में, मुख है, मोहना है, या घाटी है, अपवा बेसिन है, या उद्गम स्रोत है, इसके बारे में। फिर अपन ने पढ़ा नदी के कार्यों के बारे में। नदी के 3 कार्य थे, अपर्दन का कार्य, परिवहन का कार्य, निक्षेपण का कार्य। फिर अपन ने पढ़ा अपवा तंत्र के आधार पर जो मुख्य रूप से नदियां 2 प्रकार की, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती में आपने पढ़ा पूर्ववर्ती और दूसरा पढ़ा आपने अध्यारोपित नदी, और क्रमवर्ती में आपने पढ़ा परवर्ती नदी और अनुवर्ती नदी, और आपने पढ़ा होगा नवानुवर्ती नदी। तो इस प्रकार से आपने कौन कौन सी नदियां, और गार्ज और कैनियन ये भी आपने पढ़ा। इसका मतलब होता है गार्ज का बड़ा रूप ही आपका कैनियन गलत। आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आपको इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो जरूर आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से, जिससे आप KVS की, NVS या किसी भी स्टेट की आप नेट की तैयारी करो, सेट की तैयारी करो, किसी भी स्टेट की सेट की तैयारी, या आपका नेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी स्टेट की PGT की जो भूगोल विषय से संबंधित है उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये जो चैनल है वो भूगोल विषय के वीडियो यहाँ से आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो आप हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।